नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रांसीसियों के आगमन एवं गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने पिछले 2 पार्ट भी अपलोड किए हैं, जाकर उनको भी देखिए। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, फ्रांसीसियों का भारत आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी डेस इंडिस ओरिएंटल्स की स्थापना की गई थी। यह पूर्णतः राज्याधीन थी। क्या थी? राज्य पर आधारित थी। 1667 में फ्रांसिस कैरॉन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। दोस्तों, 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम छीन लिया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वेलिकोंडपुरम के शासक शेरखां लोदी से एक छोटा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पांडिचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 की रिजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई थी। और इसी प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेज़ों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थी। आगे देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमज़ोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारीकाल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी डचों और अंग्रेज़ों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नीति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी कुछ निर्भर थी। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बावजूद 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुता की पुनः प्राप्ति हुई। दोस्तों, 1742 तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों का व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए,
जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई थी। दोस्तों आगे हम देखेंगे सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनैतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ हुई। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। 1740 से 65 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे। दोस्तों उन 3 युद्धों में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, 1740 से 48 के बीच में यह हुआ था। यह युद्ध 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थीं। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण थी, क्योंकि दोनों कंपनियों पर एक दूसरे के व्यापार की हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर होता है। क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने का दावा पेश किया था। दोस्तों एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ इस लाइन को। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव किया था। आगे देखेंगे, डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्दने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लाबोर्दने के बीच मतभेद हो गया तथा लाबोर्दने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोर्दने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया था।
डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप नवाब की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। दोस्तों, इसी बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। आगे देखें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ, न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमज़ोर हो गई है। जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया था। अब देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के बीच। तो यह युद्ध 1751 से 1755 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहेब के बीच शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहेब को और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ीं। उधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। दोस्तों, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहेब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा गया। युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहेब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहेब ने पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर
अपने पक्ष में कर लिया। इन अधिकारियों ने 1750 के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, परंतु मुजफ्फर जंग का पद पर आसीन होने के पूर्व ही हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया। दोस्तों यहाँ उत्तरी प्रदेश लिखा है, मतलब कर्नाटक हैदराबाद राज्य का उत्तरी प्रदेश, ना कि ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। दोस्तों आगे देखेंगे 1751 में अंग्रेज़ों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेजी सेना तिरुचिरापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और विकट हो चुकी थीं। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी आरकट पर आक्रमण करने की सलाह दी। अगस्त 1751 में क्लाइव ने आरकट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला, तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना आरकट की ओर भेजी। रजा खां ने आरकट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को व्यवस्थापूर्ण पीछे हटना पड़ा। दोस्तों आरकट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तात्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेज़ों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया तथा 1753 में फिर से तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले का फ्रांस बुला लिया गया तथा उसकी जगह गोडेहू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोडेहू किसका गवर्नर था, याद रखिएगा, ये फ्रांसीसियों का नया गवर्नर था डुप्ले के बाद। गोडेहू अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेज़ों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दिया था। दोस्तों 1755 में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों की सरकारें इस मान्यता प्रदान कर देंगी तो यह संधि स्थायी होगी। 1755 में ही फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पांडिचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिए जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेज़ों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। दोस्तों कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेज़ों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर्विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेज़ों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग दिया था। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था और इसी मार्ग में तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है जो 1758 से 63 तक चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के
समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। किसने भेजा काउंट डी लाली को? तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसी सरकार ने भेजा था। लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। जब तक वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेज़ों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेज़ों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला और यह घेरा बहुत लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूरीवश तंजावुर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आ गई। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक जानकारी हम लोग और ले लेते हैं कि भारत में डुप्ले का उत्थान और पतन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले 1697 में जन्मा, इंडीज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था। डुप्ले को 1720 में अपने पिता के प्रभाव के आधार पर पांडिचेरी में एक ऊंचा पद प्राप्त हुआ। उसने निजी व्यापार के माध्यम से पांडिचेरी में काफ़ी धन अर्जित किया। बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिली। दिसंबर 1726 में उसे फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के कारण निलंबित कर दिया गया, जिससे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई। 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया और बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि प्रदान की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक, एक राजनयिक और एक नेता के गुण मौजूद थे। प्रशासक की भूमिका में डुप्ले 1741 में डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बन गया। उसने देखा कि पांडिचेरी कई समस्याओं जैसे कि मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अव्यवस्थित दशाओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों की प्रमुखता देने के कारण फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में व्यापक कटौती की थी। तो अतः डुप्ले ने अपनी परिषद के विरोध के बावजूद अधिकारियों के वेतन में कटौती के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में कमी की। हालांकि उसने बस्तियों की किलेबंदी के मामले पर निदेशकों के आदेश को न मानने का निर्णय लिया। उसने पांडिचेरी के रक्षा व्यय में वृद्धि की और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत संपत्ति में भी इस पर बड़ी राशि व्यय की थी। व्यक्तिगत संपत्ति से भी उसने काफ़ी राशि दिया था। तो उसने उपनिवेश के व्यापार के विकास के लिए व्यवहारपूर्वक कदम उठाकर दक्षिण भारत में पांडिचेरी को वाणिज्यिक स्थान बनाया था। दोस्तों, बाद में कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले द्वारा सही निर्णय लेने के लिए उसकी काफ़ी प्रशंसा भी की थी। देखिए, कूटनीति के विशेषज्ञ के रूप में डुप्ले का स्थान क्या था। प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों का विश्लेषण नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीति सिद्ध करता है, जिसने भारत पर यूरोपीय जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेज़ों को उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना किया, ताकि जब तक फ्रांसीसी सेनाएं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती पांडिचेरी को पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके बदले में नवाब को अंग्रेज़ों की हार के पश्चात मद्रास सौंपने का वचन दिया गया, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया और सेंट थॉम 1746 में उसे पराजित किया गया। डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण लेकर
कि विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं गए। एडमिरल ला बार्दनोइस को अंग्रेज़ों से किए गए वादों को तोड़ने के लिए राजी किया। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहेब का समर्थन किया और वे सफल हुए, जिसके बदले में उन्होंने डुप्ले की कई सारी छूट प्रदान की थी। दोस्तों, डुप्ले ने वास्तव में भारत में सहायक संधि की प्रथा को स्थापित किया। उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना को रखा था। अब देखेंगे कि डुप्ले के भारत में असफल के क्या कारण थे, क्यों वो असफल हो गया था। देखिए कि डुप्ले को द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार और डुप्ले के राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी कीमत चुकाने के चलते 1754 में वापस बुला लिया गया। कई इतिहासकारों ने इस घटना को कंपनी के निदेशकों की भारी भूल कहा है। हालांकि डुप्ले में कुछ कमियां भी थीं जिससे निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, उसकी कुछ कमियों को देख लेते हैं। तो देखिए, डुप्ले ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी था। वह काफ़ी लंबे समय तक भी आशा बनाए रखता था, जिससे वह संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता था। डुप्ले के मित्र उसके निरंकुश व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। और तीसरा है कि डुप्ले कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता था। वह अभियान की योजना बनाता था, अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता था, लेकिन उसने लॉरेंस या क्लाइव की तरह कभी भी युद्धभूमि में सेना का नेतृत्व नहीं किया था। फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली 1752-53 को हासिल करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना को उसके कमांडर क्रियान्वित नहीं कर सके। दोस्तों, ये था डुप्ले के बारे में और उसकी क्या कमियां रहीं जिसके कारण उसको वापस बुला लिया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अभी हम लोग इसके ऊपर देख रहे थे यहाँ पर कि अंग्रेज़ों की एक सैनिक टुकड़ी से तंजावुर की ओर भेजी और बाद में लाली को मजबूरीवश तंजावुर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आ गई। तो देखिए, मजबूरीवश फ्रांसीसियों को घेरा उठाना पड़ता है तंजावुर से। उसके बाद की घटनाक्रम को आगे देखते हैं। दोस्तों, ऐसे बीच में देते रहते हैं इसमें लिखने के लिए। देखिए, तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बूसी का सहयोग लिया था। ठीक है, अब देखिए कि बूसी के हैदराबाद छोड़ने का अंग्रेज़ों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावतगंज भी अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु बाद में खाली हाथी यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के 1 वर्ष बाद तक अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता रहा और 1759 में अंग्रेजी सेना नायक कूक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 में मद्रास तथा पौंडीचेरी के बीच स्थित वांडीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा कि ये 1760 में हुआ था। आगे देखेंगे कि जब बुरी तरह वांडीवास में पराजित हो गए फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी सेनापति बूसी बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज़ों के बीच पेरिस में संधि हो गई। इस संधि के बावजूद फ्रांस में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह भी शर्त रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। दोस्तों, इसी में पुर्तगाली एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज़ों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों की असफलता के कौन कौन से कारण थे। इनके कारणों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से
बढ़ रहे थे, किंतु 1754 में डुप्ले की वापसी और 1758 में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजने जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूल धूसरित हो गईं। डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीतिक सूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था उसे उसके देश के ही अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया था। द्वितीय युद्ध कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिनसे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई थी। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा सफलता के लिए अनेक कारण छोटे एवं बड़े स्तर पर उत्तरदायी थे। इन्हीं कारणों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, निम्न में बहुत सारे कारण दिए गए हैं फ्रांसीसियों की असफलता के लिए, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला कारण है अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 56 के बीच लगभग 2.5 गुना अधिकार व्यापार किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं हुई। अब देखिए दोस्तों, एक अन्य कारण भी है जिसमें है कि कंपनी का स्वरूप। तो देखिए, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए वह भी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेज कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि अंग्रेजों की बंगाल विजय। बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही उसे बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिणी भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया था। दोस्तों, आगे देखेंगे कि डुप्ले की फ्रांस वापसी भी एक कारण है। तो फ्रांसीसियों की असफलता का यह एक मुख्य कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के द्वारा 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया। यदि वह भारत में कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश को जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी। आगे देखेंगे कि लाली की अदूरदर्शिता। तो डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया, तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई। विलियम पीट की नीति देखेंगे। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पीट एक कूटनीतिज्ञ था। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद वह भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सका। अब देखिए कि दोस्तों, यूरोप की राजनीति भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है फ्रांसीसियों के यहाँ के विस्तार को। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित था। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता के बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों में नेतृत्व का मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। दोस्तों, इसमें एक और प्रमुख कारण है जो हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना। अंग्रेज़ों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इनका लगभग सभी जल मार्गों पर वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। टाडवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव ही मुख्य कारण था जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना।
यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, तथापि जल सेना के अभाव में वह निरर्थक या नाकामयाब साबित हुई थी। दोस्तों, निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में प्रभावशाली थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।